सोचिए, दुनिया की सारी सड़कें एक ही बड़े शहर से होकर गुजरती हैं और उस शहर का मेयर तय करता है कि कौन सी गाड़ी गुजरेगी और कौन सी नहीं। दशकों से वैश्विक वित्त की दुनिया कुछ ऐसी ही रही है और उस शहर का नाम है डॉलर। लेकिन अक्टूबर 2024 में कजान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने इसी व्यवस्था को बदलने की एक झलक दिखाई। उन्होंने ब्रिक्स पे का एक प्रोटोटाइप पेश किया। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि उस पुराने शहर के बाईपास में एक नया हाईवे नेटवर्क बनाने की कोशिश है। तो आज हम स्रोतों के इसी ढेर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया हाईवे नेटवर्क क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या यह सच में डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क के दशकों पुराने ट्रैफिक कंट्रोल को चुनौती दे सकता है। चलिए इस नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये हाईवे बनाने का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी नींव, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, लगभग एक दशक पुरानी है। 2014 के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन से ही एक ऐसे वैकल्पिक वित्तीय ढांचे की बात चल रही है जिसका कंट्रोल विकासशील देशों के हाथ में हो। कजान में जो हुआ वो उस 10 साल की सोच का नतीजा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नए हाईवे की जरूरत क्या है। आखिर पुराना रास्ता डॉलर और स्विफ्ट वाला जो सिस्टम है वो इतने सालों से काम तो कर ही रहा है, ज्यादातर दुनिया उसी पर चल रही है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसकी कई बड़ी और गहरी वजह हैं। पहली और सबसे अहम वजह है एक तरफा प्रतिबंधों का डर। हमारे स्रोत साफ तौर पर 2022 की घटना का जिक्र करते हैं, जब रूस के लगभग $300 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय भंडार को फ्रीज कर दिया गया था। इसे ऐसे समझिए कि आपका पैसा बैंक में है, पर बैंक कहता है कि आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस एक घटना ने कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मौजूदा वित्तीय बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर हो सकता है। अगर आप उस शहर के मेयर की बात नहीं मानेंगे तो वो आपके लिए सड़क बंद कर सकता है। कोई भी देश जो पश्चिमी देशों की नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं है, उसे इस सिस्टम से बाहर किए जाने का खतरा है। ये तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। सही पकड़े हैं। ये एक फाइनेंशियल स्विच जैसा है जिसे कोई और कंट्रोल करता है। दूसरी बड़ी वजह है बाहरी आर्थिक झटकों से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाना। जब दुनिया का सारा व्यापार डॉलर में होता है, तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व के फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो दुनिया भर में कर्ज महंगा हो जाता है और छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। इसे कहते हैं मौद्रिक स्वायत्तता की कमी। और शायद इसीलिए ब्रेटन वुड्स युग की जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें सुधार की मांग उठ रही है, जिसे कई विकासशील देश अब अपने लिए ठीक नहीं मानते। यह सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं, बल्कि सिस्टम के डिजाइन की भी बात है। बिल्कुल। और इसका एक और पहलू है जमीनी व्यापार से जुड़ा। सोचिए, ब्राजील को भारत से कुछ खरीदना है। ठीक है। दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन पेमेंट अक्सर डॉलर के जरिए होती है। पहले ब्राजील की करेंसी रियाल डॉलर में बदलेगी, फिर वो डॉलर भारत आएगा और रुपए में बदलेगा। तो इसमें तो लागत बढ़ जाती होगी। हाँ, इसमें लेन देन की लागत भी बढ़ती है और करेंसी के उतार चढ़ाव का जोखिम भी। ब्रिक्स पैका का एक बड़ा मकसद इसी साउथ साउथ व्यापार को आसान और सस्ता बनाना है। ठीक है, तो वजहें तो साफ हैं। अपनी आर्थिक किस्मत की चाबी अपने हाथ में रखना। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या वो पहिए का आविष्कार फिर से कर रहे हैं? शून्य से इतना बड़ा ग्लोबल सिस्टम बनाना तो दशकों का काम है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे आकर्षक पहलू है। वो शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। उनके पास पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर बेहद सफल भुगतान प्रणालियां मौजूद हैं। इन्हें हम फाइनेंशियल लेगो ब्लॉक्स कह सकते हैं। हर देश अपना सबसे मजबूत ब्लॉक लेकर आया है। अच्छा, तो ये मौजूदा सिस्टम को ही एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं ये? हमारे स्रोतों में इनका विस्तार से जिक्र है। जैसे रूस का SPFS है। इसे समझने के लिए स्विफ्ट को बैंकों का एक सुरक्षित व्हाट्सएप ग्रुप समझिए। ये असल में पैसा नहीं भेजता, बस एक बैंक से दूसरे बैंक को पक्का संदेश भेजता है कि इतना पैसा इस खाते में भेज दो। रूस ने जब देखा कि उसे इस व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जा सकता है, तो उसने अपना खुद का मैसेजिंग ऐप SPFS बना लिया। हाँ, और चीन का CIPS भी है, जिसके बारे में काफी चर्चा होती है। मैंने पढ़ा है कि वो SPFS से थोड़ा अलग है, वो सिर्फ मैसेजिंग नहीं करता। सही।
CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम युआन में होने वाले बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए एक पेमेंट पाइपलाइन जैसा है। ये सिर्फ संदेश नहीं बल्कि असल में पैसे के निपटारे में भी मदद करता है। तो एक मैसेजिंग सिस्टम हो गया, एक बड़ी पाइपलाइन हो गई। हाँ, और इसमें हमें भारत के यूपीआई को भी गिनना होगा, जो अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक कई देश इसे अपना रहे हैं। ये तो रिटेल पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति जैसा है। और साथ में ब्राजील का पिक्स भी है, जो लगभग वैसा ही काम करता है। बिल्कुल, और यही इस आइडिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती भी है। आपके पास रूस का SPFS यानी मैसेजिंग, चीन का CIPS यानी बड़े होलसेल पेमेंट और भारत ब्राजील के UPI और पिक्स जो छोटे छोटे करोड़ों रिटेल पेमेंट के लिए हैं। विचार इन अलग अलग डिजाइन के ब्लॉक्स को जोड़कर एक ब्रिक्स फाइनेंशियल ग्रिड बनाने का है। वाह, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल लेगो ही है। सब अपने अपने ब्लॉक लेकर आ रहे हैं और मिलकर कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में तो कमाल का आइडिया है, पर असलियत में ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक लेगो टेक्निक के पीस को एक सामान्य लेगो डुप्लो के ब्लॉक से जोड़ना आसान नहीं होता। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और स्रोतों में इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का टकराव। एक मिनट, यहीं पर एक पेंच दिख रहा है। अगर हर देश अपने सिस्टम को ही सबसे आगे बढ़ाना चाहेगा, तो ये ब्रिक्स पे एक साझा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? ये तो एक आंतरिक कंपटीशन जैसा लग रहा है, जहां चीन चाहेगा कि सब CIPS इस्तेमाल करें और भारत चाहेगा कि सब UPI अपनाएं। और यही असलियत है। स्रोत बताते हैं कि चीन अपने CIPS के जरिए युआन को डॉलर के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहता है। वहीं भारत अपने UPI मॉडल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्राजील अपने पिक्स का लैटिन अमेरिका में विस्तार कर रहा है। इन सभी के अपने अपने लक्ष्य हैं। तो पहला सवाल यही है कि क्या ये देश एक साझा लक्ष्य के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में संतुलन बना पाएंगे? ये एक राजनीतिक पहेली है। मान लेते हैं कि वे राजनीतिक रूप से एकमत हो भी जाते हैं, फिर तकनीकी चुनौती तो होगी। हाँ, और वो दूसरी बड़ी चुनौती है इन सभी अलग अलग सिस्टम को तकनीकी रूप से एक दूसरे से बात करने लायक बनाना, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, एक बहुत बड़ा काम है। यहाँ आपका लेगो वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है। UPI एक रिटेल सिस्टम है जो आम लोगों के छोटे छोटे करोड़ों लेन देन के लिए बना है। सही। वहीं SIPS एक होलसेल सिस्टम है जो बैंकों के बीच बड़े बड़े ट्रांसफर के लिए है। इन दोनों को जोड़ना वैसा ही है जैसे शहर की साइकिल लेन को सीधे इंटरनेशनल कार्गो शिपिंग रूट से जोड़ना। तकनीकी रूप से ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की पहेली है। वाह, ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। और सुरक्षा का क्या? जब इतने सारे सिस्टम जुड़ेंगे तो साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगी। एक भी कमजोर कड़ी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। यही तीसरी और सबसे गंभीर चुनौती है, एक एकीकृत नियामक और साइबर सुरक्षा ढांचे की कमी। सोचिए, भारत से ब्राजील भेजे गए पैसे में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो किस देश का कानून लागू होगा? शिकायत कहां दर्ज होगी? उसका निपटारा कौन करेगा? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि तकनीकी काम से पहले या उसके साथ साथ एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जरूरत है जो इन सभी कानूनी और नियामक पहलुओं को तय करे। बिना इस कानूनी नींव के ये तकनीकी इमारत ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह पाएगी। तो राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी, ये 3 बड़ी दीवारें हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ठोस योजनाओं का भी जिक्र है। क्या कोई ब्लूप्रिंट है? हाँ, कुछ ठोस प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। एक प्रमुख प्रस्ताव है ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव यानी BCBPI। ये एक बहुपक्षीय निपटान प्लेटफॉर्म बनाने का विचार है। इसका मूल आइडिया ये है कि ये कमर्शियल बैंकों की बजाय सदस्य देशों के सेंट्रल बैंकों को लेन देन के केंद्र में रखेगा। इसका फायदा क्या होगा? सेंट्रल बैंकों को बीच में लाने से क्या बदलेगा? इससे सिस्टम बाहरी दबाव और प्रतिबंधों से काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है। किसी एक कमर्शियल बैंक पर प्रतिबंध लगाना आसान है, लेकिन किसी देश के सेंट्रल बैंक को सिस्टम से बाहर करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल कदम होता है। अच्छा, ये सिस्टम को ज्यादा मजबूती और स्वतंत्रता देगा। अभी तो एक बड़ी चुनौती है। अभी अगर किसी भारतीय निवेशक को ब्राजील की किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो, तो यह सौदा अक्सर न्यूयॉर्क या लंदन के किसी बड़े वित्तीय संस्थान के जरिए पूरा होता है। इससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए ही दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ब्रिक्स क्लियर यानी BRICS क्लियर प्लेटफॉर्म।
इसका आइडिया इसी बिचौलिए को हटाने का है। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां इन देशों के निवेशक और कंपनियां सीधे एक दूसरे के बाजारों में पैसा लगा सकें और सिक्योरिटीज का निपटान कर सकें। ये विकासशील देशों के बीच निवेश के प्रवाह को आसान, तेज और सीधा बना देगा। तो एक तरफ रोजमर्रा के भुगतान के लिए BCBPI और दूसरी तरफ बड़े निवेश के लिए ब्रिक्स क्लियर। और इन सब में नई तकनीक जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs की क्या भूमिका हो सकती है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि CBDCs इस पूरी योजना में एक गेम चेंजर हो सकती है। कई ब्रिक्स देश अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। अगर इन देशों की डिजिटल करेंसियां सीधे एक दूसरे से लेन देन कर सके तो ये बिचौलियों की जरूरत को और भी कम कर देगा और लेन देन को लगभग तुरंत और बहुत कम लागत पर पूरा कर सकेगा। ये इस नए हाईवे पर चलने वाली बुलेट ट्रेन जैसा हो सकता है। तो इन सब का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ब्रिक्स देश इन सभी चुनौतियों से पार पा लेते हैं और ये सिस्टम काम करने लगता है, तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर और हम सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा असर होगा एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर मौद्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन दुनिया के पास व्यापार और निवेश के लिए एक और गंभीर विकल्प मौजूद होगा। जरूर। यह डॉलर के एक छत्र राज को जरूर कमजोर करेगा। और विकासशील देशों के लिए इसका क्या मतलब होगा, खासकर उनके लिए जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों के डर के बिना व्यापार करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। इससे उन्हें अपनी आर्थिक नीतियां तय करने में ज्यादा आजादी मिलेगी। ये उन्हें वैश्विक मंच पर मोल भाव करने की ज्यादा ताकत दे सकता है। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी है? हर बड़े बदलाव के कुछ अनचाही नतीजे भी होते हैं। हाँ, और हमारे स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है वित्तीय विखंडन का। विखंडन यानी दुनिया का दो अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम में बंट जाने का खतरा। एक गुट डॉलर आधारित और दूसरा शायद इस नए ब्रिक्स आधारित सिस्टम पर चले। अगर ये दोनों सिस्टम आपस में ठीक से बात नहीं कर पाए तो ये वैश्विक व्यापार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और इसके जवाब में पश्चिमी देशों की तरफ से कुछ जवाबी कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिससे भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ये तो साफ है कि ब्रिक्स पे सिर्फ एक भुगतान प्रणाली नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने की क्षमता रखता है। ये एक तकनीकी प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा एक भू राजनीतिक बयान है। सफलता मिलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कोशिश ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और यहाँ हमारे स्रोतों को पढ़ने के बाद एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या ये सारी कवायद सिर्फ एक प्रमुख मुद्रा यानी डॉलर को दूसरी मुद्रा या मुद्राओं के समूह से बदलने के बारे में है, या फिर जैसा कि UPI और डिजिटल मुद्राओं जैसे सिस्टम्स के जुड़ाव से इशारा मिलता है, हम सीमा पार व्यापार के निपटान के एक बिल्कुल नए मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां किसी एक वैश्विक आरक्षित मुद्रा की जरूरत ही ना हो, बल्कि मुद्राओं का एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क हो जो सीधे सीधे बिना किसी बड़े भाई की निगरानी के एक दूसरे से लेन देन करे। ये विचार सोचने पर मजबूर करता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।